नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद रांची द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि कक्षा 9 और विषय सामाजिक विज्ञान का है। इसमें आपको परीक्षा के समय 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक है 40, यानी कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के आप उत्तर जरूर दें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। सारे प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, यानी 4 ऑप्शन वाले। सही का चयन करके अपनी OMR सीट को घेरें और टेंशन ना लें, अगर गलत हो भी गया तो उसके कोई अंक नहीं कटेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके गलत होंगे ही नहीं। शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है रूसो। चलिए थोड़ा इस पर विशेष चर्चा कर लें। दरअसल फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू तीनों है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू तीनों है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन लड़ गए हैं। 2 ऑप्शन आपका सही हो गया है, एक है रूसो और दूसरा है वॉल्टेयर। तो आप इन दोनों में से किसी को भी सही मार दीजिएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे में हमने रूसो कहा तो रूसो भी ठीक है और वॉल्टेयर भी ठीक है। तो आप अगर किताब की देखें तो आप वॉल्टेयर के साथ भी जा सकते हैं, रूसो, आपका जो भी इच्छा हो दोनों को मार दें। हमने तो रूस को मारा क्योंकि दोनों ही इसके अग्रदूत हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? अप्रत्यक्ष कर का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, छुपा करके जो टैक्स लिया जाता है बच्चों, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो ये लगाया गया था नमक और तंबाकू पर। किस पर लगाया गया था? नमक और तंबाकू पर। लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? यानी लेनिन ने अप्रैल माह में एक थीसिस दी थी, अपनी मांग मांगी थी सरकार से। तो उसने क्या मांगी थी? तो इसमें आपको बताने कि उन्होंने मांगी थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बिल्कुल सही है। युद्ध समाप्त किया जाए, उन्होंने ये भी मांगी थी। किसानों की ज़मीन को, सारी ज़मीन वापस की जाए, ये भी मांगी थी। लेकिन उद्योग को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये वाली मांग उन्होंने नहीं की थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर डी। चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न ये कहता है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते थे। स्थानीय स्वशासन संगठन यानी कि जो लोकल बॉडीज होती थी, उसको वो लोग क्या कहते थे? तो रूस को कहते थे वो लोग सोवियत, इसलिए तो रूस का नाम है सोवियत संघ रूस। और 5वां प्रश्न है, धुरी शक्तियाँ यानी धुरी राष्ट्र किन किन देशों को कहा जाता था? धुरी राष्ट्र किन किन देशों को कहा जाता था? तो ये था जर्मनी, इटली और जापान। 1 मिनट में बता रहा हूं। चलिए ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान यहाँ है ऑप्शन। मैं ऑप्शन खोज रहा था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर अपमानजनक शर्तें थोप दी थी? तो जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था ना, तो उसमें वर्साई की संधि द्वारा कई राज्य उससे हड़प लिए गए थे, उसके सोने के भंडार हड़प लिए गए थे और उस पर बहुत सारा जुर्माना ठोका गया था। 7वां प्रश्न है, 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की? ब्रैंडिस ने, मैकाले ने, क्लिंटन ने या टैगोर ने? तो इसका सही जवाब है ब्रैंडिस ने। कलांग कौन थे? 8वां प्रश्न,
कलांग कौन थे? दिहाड़ी मजदूर, कुशल लकड़हारे, गरीब मछुआरे, अस्थाई चरवाहे। तो कलांग थे कुशल लकड़हारे। अगला है कि बुग्याल क्या है? बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल का इलाका, तटीय मैदान या रेगिस्तानी इलाका। तो बुग्याल क्या है ये आपको बताने हैं। तो बुग्याल है ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। 10वां प्रश्न देखते हैं, दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी जो है वो अफ्रीका में रहती है। 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार की सबसे लोकप्रिय रूप है? तो जो आजकल सबसे लोकप्रिय रूप है ना, तो वो है लोकतंत्र, क्योंकि इसमें जनता को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? यानी लोकतंत्र के बारे में खराब बात किया गया है। तो लोकतंत्र देखिए आपसी टकरावों को संभालता है, सही है। लोकतंत्र लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी है, ये भी सही है। लोकतंत्र फिर यहाँ कह रहा है कि बेहतर निर्णय की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। अब हम देखेंगे चौथे ऑप्शन पे जो कि यहाँ पर है। तो लोकतंत्र में कह रहा है कि नागरिकों का सम्मान नहीं होता है, ये गलत बात है, यही वाला आंसर, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को मौलिक अधिकार मिलते हैं। 13वां प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, प्रारूप को, अनुच्छेद को या दर्शन को? तो संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को, जिसे कहा ना हम भारत के लोग, भारत को, यही वाला। 14वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, काले और गोरे का? यही तो सबसे बड़ा था ना। सबसे बड़ा क्या था? गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों के, मतलब काले लोग ज़्यादा थे और अंग्रेज गोरे लोग कम थे। फिर भी जो अंग्रेज थे कम जनसंख्या होते हुए भी अधिक जनसंख्या वाले काले लोगों पर शासन कर रहे थे। उन्हें उनके ही मंदिर, मस्जिदों, गिरजाघर में घुसने नहीं दिया जाता था, उन्हें स्कूलों में नहीं प्रवेश किया दिया जाता था, और भी कई चीज़ें थी, उन्हें फर्स्ट क्लास में चलने को नहीं दिया जाता था। अब है यहाँ पर कि झारखंड में विधानसभा सीटों की कितनी संख्या है? तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। कितनी है? 81 है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उससे पहले थे रामनाथ कोविंद और उससे पहले बहुत सारे थे। प्रथम पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है 18वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संसद के 2 सदन है? देखिए भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति तो सबसे ऊपर होता है। तो 2 सदन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। ये है संसद के 2 सदन। अब हम 19वां प्रश्न देखेंगे। तो 19वां प्रश्न कहता है कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो देखिए स्वतंत्रता ही यहाँ मिल गया शब्द आपको, है कि नहीं? तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हम 20वें प्रश्न को ले लेते हैं। तो 20वां प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार में नहीं आता है? तो देखिए समानता का अधिकार आता है। फिर इसके बाद कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी है, जातिगत भेदभाव का अधिकार नहीं है। 21वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और संयोग की बात देखिए झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का भी 2.4% ही है। 22वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है?
तो देखिए सबसे ऊपर वाले भाग को ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। 23वां प्रश्न है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना हुआ है। तो उत्तर का मैदान में 3 बड़ी नदियां बहती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। इसीलिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी किनारे हुआ था। 24वां प्रश्न है प्रायद्वीपीय नदियां होती है। प्रायद्वीप यानी कि जो भारत के दक्षिणी भाग में, ये जो प्रायद्वीप कहलाता है, 3 ओर पानी से घिरा हुआ, इनके किनारे इन इलाकों में जो नदियां होती है वो क्या होती है, किस प्रकार की नदियां होती है, उनके बारे में बताना है। तो ये वर्षाकालीन जल प्रवाहित, ये पानी पड़ेगा, बारिश का पानी उसमें जमा होगा तो जल प्रवाह होगा। अब है निम्नांकित में कौन सा लवणीय जल वाली झील है, यानी नमक वाली झील है। तो आप देख लीजिए कितना सिंपल सा जवाब है इसका, तो सांभर झील। अब कैसे याद रखेंगे, सांभर खाते हैं नमकीन लगता है, तो कहाँ है, सांभर झील है, चिल्का झील है, ये सब नमकीय पानी की झील है। 26वां प्रश्न देख लीजिए। 26वां प्रश्न है कि इनमें से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो जलवायु को प्रभावित करेगा अक्षांश, ऊंचाई भी करेगी, वायु दाब एवं पवन करेगा। अब हम चौथे पवन को देखते हैं। अब है मौसम समाचार। सिर्फ समाचार सुना देने से जलवायु प्रभावित नहीं होती है। 27वां प्रश्न है भारत में मानसून का आगमन कब होता है। और ये अच्छा प्रश्न है और ये हो जाता है जून की शुरुआत में। 28वां प्रश्न नागफनी किस वनस्पति के क्षेत्र में पाई जाती है। नागफनी कटीले पौधे है, ये कैसा है, ये कटीले पौधे है, तो ये कटीले वन तथा झाड़ियों में पाए जाते हैं। वनों के प्रकार यहाँ पर दिए हैं। पहला होता है सदाबहार वन, जिसको ये वाला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसको पतझड़ वन भी कहते हैं। फिर मैंग्रोव वन होते हैं, फिर कटीले वन होते हैं, और एक होता है पर्वतीय वन, जैसे चीड़ देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो भारत में 5 प्रकार के वन क्षेत्र हैं। 29वां प्रश्न है भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि स्त्री पुरुष दोनों की संख्या बराबर है ही नहीं, तो हमारा ये तो सही होगा ही नहीं। अब पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम है, ये भी गलत है। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। 29 का 3 नंबर सही है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। अब कह रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होगा। तो जन्म होगा तो भी होगा परिवर्तन, मरेगा तो भी परिवर्तन होगा, कहीं और चला गया तो भी परिवर्तन होगा, यानी तीनों प्रकार से परिवर्तन जनसंख्या में हो सकते हैं। 31वां प्रश्न उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले तो जमीन चाहिए, कहाँ उत्पादन कीजिएगा आप, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किस के स्रोत हैं। भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, भौतिक और मानव दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी भौतिक है एक, और दूसरा है मानव पूंजी, दोनों है ये। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण उद्योग या लघु विनिर्माण या उपरोक्त सभी। तो पालमपुर में तीनों काम होते थे, है कि नहीं। थोड़ा सा खेत के ऑटो वगैरह भी चलता था, ट्रैक्टर भी चलते थे, दुकानदारी भी होती, छोटी छोटी फैक्ट्री भी थी। और 34वां प्रश्न है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। यानी अगर देश के लिए कुछ अच्छी जनसंख्या चाहिए तो उन्हें पढ़ा लिखा और स्वस्थ होना चाहिए। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। यानी किसमें हम अगर पैसा लगाएं, पूंजी लगाएं, देश की बात हो रही है, तो ये अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों को शिक्षित कीजिए और उनकी स्वास्थ्य संबंधी ध्यान पर रखिए। विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है, सबसे अधिक है, सबसे कम है, चीन के बराबर है, या बिल्कुल है ही नहीं। तो देखिए भारत में जो निर्धनों की संख्या है वो चीन के बराबर ही है। 37वां प्रश्न है
निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय किस पर विचार नहीं किया जा सकता है? यानी भोज रोटी कपड़ा और मकान पर तो किया ही जा सकता है, तो आपके मनोरंजन पर ये ध्यान नहीं देगा कि आपको अच्छा लगता है कि खराब लगता है, तो आप गरीब हुए अमीर हुए, ऐसा नहीं। आप खाने के लायक नहीं हैं, आपके पास अनाज नहीं है, आपके पास इलाज के पैसे नहीं है, आपके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, तो आप गरीब हैं। अब हम देखेंगे बफर स्टॉक, ये बहुत अच्छा चीज़ है, याद रखिएगा। बफर स्टॉक जो होता है वो सरकार अनाजों को जमा करके रखती है ताकि ज़रूरत पड़े तो अपना क्या बोलते हैं मुसीबत के समय राशन दुकान द्वारा बांट करके उसे गरीबों की मदद की जा सके। 39 नंबर का प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ ये है कि कम से कम सभी लोगों को हमेशा भोजन मिले, कि कोई भूखा ना सोए। और 40वां प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से, अनाजों के निर्यात से तो है नहीं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से, या खाद्य पदार्थों की जमाखोरी। तो इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं, निर्यात और जमाखोरी। तो ये खाद्य सुरक्षा से है, इसलिए तो इसका जो खाद्य सुरक्षा मामले का जो विभाग होता है वही इसकी देखरेख करता है। तो बच्चों ये आज आपके 40 प्रश्न थे जो कि एसएसटी हम कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को कहो कि चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताओ आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।